ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स पूरे बुक से 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि आपको यही पढ़ना होगा। पूरे आपको ट्वेल्थ क्लास का जो फिजिक्स का बुक है उसमें से आपका पूरा 100 टॉपिक लाए हुए यही आपको पढ़ना है, इससे बाहर कुछ भी पढ़ना नहीं है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन सभी आपको यही से बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़िएगा। इतना आप कवर कर लिए तो 70 में 70 समझ लीजिए कि आपका पक्का हो गया। इसलिए 30 नंबर तो आता है प्रैक्टिकल से, तो 70 में 70 यहाँ से पक्का हो जाएगा। सिर्फ 100 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हुए हैं। तो ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का है। चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जो भी आपका लॉ होता है, जो भी नियम होता है वो तो आपको पहले देख लेना है, क्योंकि नियम से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कूलॉम का नियम सबसे पहला जो है आपका टॉपिक है कूलॉम का नियम। इसका जो कितना नियम होता है, इसके बारे में जो भी परिभाषा, डिफिनेशन जितना भी होगा सभी आपको कवर कर लेना है। कूलॉम का नियम संबंधित एक भी आपको क्वेश्चन जो है छोड़ा नहीं, सभी के सभी क्लियर कर लेना है। यानी पूरे आपको जो फिजिक्स है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है। अब ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है आपको बस जितना बता रहे 100 टॉपिक बताएंगे, 100 टॉपिक को आपको कवर कर ही लेना है। तो चलिए सबसे पहला जो है आपका कूलॉम का नियम, ये समझ गए कूलॉम का नियम। अब दूसरा देखिए, और दूसरा क्या है इसका, दूसरा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक और विमाक। यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक कभी कभी हो जाता है, कभी डिफिनेशन पूछ देता है, कभी इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कभी डायमेंशन पूछ फॉर्मूला यानी बीमीय सूत्र पूछ देता है। इसीलिए इसको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इससे संबंधित हर एक प्रश्न को A to Z प्रश्न को आपको कवर करके रखना है। और तीसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ देता है, इसलिए इसको आप अलग से इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका 4 नंबर में है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये जो व्यंजक जो होता है ये निकालना पड़ता है। क्या होता है, ये आपको निकालना पड़ता है। ये आपको पूछा था, लेकिन इसको आप निकालना सीखना होगा, हम सिखा देंगे आपको, इसे भी आप निकाल लेंगे। और ये पूछा जाता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एक पेन और कलम निकाल के, कॉपी कलम निकाल के इसको नोट करते चलिए। इसको क्या करते हुए चलिए आपको कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आपको यही सबको पढ़ना होगा। इसलिए सभी को, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो जल्दी से कॉपी निकालिए, इसको नोट करना स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। चलिए हम अब समझते हैं आगे। अब आगे है 5वां नंबर टॉपिक की विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितने लोग नोट कर रहे हैं एक बार हमें कमेंट करके भी बता देंगे, कितने लोग आप नोट कर रहे हैं इसको या नहीं। जल्दी जल्दी इसको नोट करिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा। और चलिए आपका अगला टॉपिक जो है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक आपको क्या कवर करना है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है, चाहे वे अक्षीय स्थिति में हो, निरक्षीय स्थिति में हो, इसको आपको 100% इसको कवर कर लेना है। यहाँ से ये सभी प्रश्न को हम बहुत रिसर्च करने के बाद इसको अलग बना रहे हैं, क्योंकि पूरे बुक को आपको देखिए, जितना भी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ये सब प्रश्न हमेशा लगातार पूछ जाते हैं वैसे प्रश्न। तो इसको क्या करना है, वो कवर कर ही लेना है। और 7वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप एक अलग से MVY लगा सकते हैं, इसको MVY मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आपका 8वां है कि विद्युत फ्लक्स परिभाषा और मात्रक एवं विमा। यानी मात्रक एवं विमा तो हम पूरा विमा पढ़ाए हुए, पूरा विमा को नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। और एक ये गॉस का परिमेय और अनुप्रयोग, गॉस का जो क्या होता है आपका, गॉस का परिमेय और अनुप्रयोग हमेशा पूछा जाता है, जिसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ज़्यादा नहीं कभी कभार पूछ देता है, इसलिए इसको भी छोड़िए, यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका ये 10वां है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी पूछ देता है विद्युत विभव तथा विभवांतर, तो इसको भी आपको देख लेना है एक बार, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको याद कर लेना है। तो अब आइए, अब अगला टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसका परिभाषा, ये सब तो अधिकांश इस बार क्या होता है परिभाषा पूछ लेता है इसका, तो इसीलिए इसको परिभाषा भी आपको कंप्लीट करके रखना है। और आपका 12 नंबर जो टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव, ये भी पूछा जाता है। और जितने भी हम 100 टॉपिक बताने वाले हैं, आपको 100 टॉपिक कॉपी में नोट कर लेना है, एक एक टॉपिक को ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपको ध्यान से अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लेना है, आपके बुक से लिखिए, कहीं से भी आंसर, कोई मतलब नहीं है, आंसर आप कहीं से लिख सकते हैं, लेकिन इतना टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और आपका ये 13 नंबर है, यह क्या है, चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसको भी समझते हैं। 13 नंबर टॉपिक है विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता, परिभाषा, डिफिनेशन, मात्रक एवं विमा, ये भी पूछा जाता है, ये भी सब आपको क्लियर कर लेना है। और यह है आपका 14 नंबर टॉपिक में कि समविभव पृष्ठ।
क्या है, समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषता। समविभव पृष्ठ जो होता है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बताते हुए चलेंगे। इसको भी आपको एम लगा देते हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला है कि 15 नंबर के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखिए व्यंजक जो होता है, व्यंजक पूछा आता था कि ऐसा भी नहीं है कि कभी हमेशा व्यंजक पूछा था, जो भी आपका व्यंजक है हमेशा पूछा था, लेकिन इसको क्या होना है, इसको निकालना होता है, बहुत झंझट होता है, इसलिए आपको इसको छोड़ सकते हैं या फिर इसको अपन निकालना आता है तो इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे आइए, अब अगले टॉपिक पर देखते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए यही से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों में घुमाने में किए गए कार्य क्या होगा। दे देगा आपको 100 दे देगा, एक में दे देगा आपको 50 दे देगा, एक में 30 दे देगा, एक में 20 दे देगा, इसी प्रकार से दे सकता है। इसलिए क्या होगा, इस सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन हम जितने भी 100 टॉपिक जो बताने वाले यही से रहेंगे तो रहेंगे, 100% लिख के ले सकते हैं इसको। इसीलिए आपको जो 100 टॉपिक बताएंगे उसको क्लियर कर ही लेना है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, इसको आपको कवर कर लेना है। और आपका 17 नंबर जो टॉपिक कह रहा है कि आपका धारिता क्या है, धारिता, परिभाषा, मात्रक एवं विमा, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सभी को आपको कंप्लीट करना है, कॉपी में नोट करते हुए चलिए। और 18 नंबर के विलगित गोलीय चालक की धारिता, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन बैंक में, इसको आप क्वेश्चन बैंक में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और यह है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये जो होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितने प्रकार के होते हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका परिभाषा लिखने के लिए भी बोला जाता है। और ये संधारित्र का संयोजन, देखिए ये तो हमेशा पूछा जाता है, ये कोई सोच समझ लिए ना, ये बिहार बोर्ड जो है इसका ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको हमेशा ये पूछ दिया जाता है कि एक पूछते हैं संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। उसके लिखा जाता है कि समांतर क्रम, श्रेणी क्रम की विशेषता क्या है इसकी, और दोनों में अंतर लिख दीजिए, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसको 20वां टॉपिक इसको आपको कवर कर लेना है। और अब अगला टॉपिक पर आ जाइए, अब आगे आते हैं तो 21 नंबर में है क्या, 21 नंबर टॉपिक में है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। इसका व्यंजक निकालने के लिए आता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है, इसको निकालने के लिए आता है, इसको भी निकालना होगा आपको। और आपका 22वां टॉपिक है कि अनुगमन या अपवाह वेग। देखिए इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, सीमा को टॉपिक बता रहे, तो इसे आपका इंपॉर्टेंट है। और जितना बताएंगे इसके बाहर का आपको एक भी प्रश्न फालतू में नहीं पढ़ना है, एक भी प्रश्न जो अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, जितना बताएंगे सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। और देखिए 23 नंबर जो है कि धारा घनत्व का भी अच्छे तरीके से इसको तैयारी कर लेना है, इसको आपको तैयारी कर लेना। धारा घनत्व हमेशा पूछे जाते हैं, ये सब पूछने जाने वाले प्रश्न जितना भी आपको सभी चैप्टर से, आपका सभी पार्ट से है, सभी पार्ट से, ऐसा नहीं कोई पार्ट नहीं छोड़े हुए, सभी पार्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हुए हैं। और यह ओम का नियम, ओम का नियम समझ लिएगा, 10th में भी आया होगा, आप देखते होंगे 10th का जो एग्जाम हुआ था 10th क्लास का, उसमें भी आया होगा, और ये ओम का नियम। तो इसीलिए ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसको भी समझते हुए चलेंगे। ओम का नियम तो आता ही आता है, इसको भी आप एक बार एम लगा देते हैं, इसमें एम भी समझ लीजिए। और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये अनुगमन वेग के आधार पर ये ज़्यादा आता नहीं, ये कभी कभार आता है, ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए सभी हम बताते हुए चले, जो जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वह भी बताएंगे, थोड़ा कम होगा वह भी बताएंगे। अब आइए अगले टॉपिक पर आते हैं। अब है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एम लगा दीजिए। और अब है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता ये भी आपका कभी कभी पूछ लिया था कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए विशिष्ट चालकता आए ना है, लेकिन चालकता जो होती है वो आती है, विशिष्ट चालकता आए ना है, चालकता जो होती है वो हमेशा पूछे जाते हैं। इसे जितना भी टॉपिक बताएंगे उसका आसपास का भी जो भी होता है वो भी आपको कंप्लीट कर ही लेना है। तो ये देखिए आपका विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, ये आपका 28 नंबर टॉपिक है, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। क्या है कंप्लीट करना कि विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। और ये है आपका 29 नंबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ये हमेशा इसका परिभाषा ज़्यादातर पूछता है, क्या पूछता है, इसका परिभाषा पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और ये 30 नंबर के सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये अधिकांश पूछे जाते हैं कि टर्मिनल विभवांतर क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको उपयोग लिखे, अनुपयोग लिखे, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो ये सबको कंप्लीट कर लेना है। अब आगे आइए, अब आगे है कि किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ बोले थे ना, यानी कि जो भी लॉ होता है, जो भी नियम है उसको आपको आंख मूंद करके याद कर लेना है, इसको याद ही कर लेना है। किरचॉफ के जितना भी नियम है, जो भी नियम होते हैं, बायोसोर्ट का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, जितने भी नियम है, नियम को सबके सब फिनिश कर देना है। और ये 32 नंबर जो टॉपिक में आता है, क्या आता है ये 32 नंबर टॉपिक में, हीट स्टोन सेतु, इसका हीट स्टोन सेतु और हीट स्टोन ब्रिज, ये अधिकांश बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछाते हैं कि हीट स्टोन सेतु क्या होता है और हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है।
और अब आइए 33 नंबर प्रश्न की 33 प्रश्न नहीं, इसको टॉपिक बोल सकते हैं। 33 नंबर टॉपिक है कि बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम बहुत बार आता है, यानी बायो सेवर्ट का नियम जो होता है वह क्या होता है, इसके बारे में और उसके नियम के 2-3 इसका रूल होता है वो भी पूछ देता है, इसीलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। और 34 नंबर जो टॉपिक है, किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पत्ति चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इसका जो होता है, इसका बीमा हुआ नहीं पूछता है, सिर्फ इसका परिभाषा और इसको प्रकार उकार वही पूछ लेता है। इसको लिखता है कि पूरे व्याख्या करें, ये भी दे सकता है और यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दे सकता है, यानी कि इसके जो भी टॉपिक बताया उसको आस पास का भी जो हो सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को क्लियर करते हुए चलना है। और अब आइए 35 नंबर के एम्पियर का परिपथीय नियम और अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है और अनुप्रयोग, ये बहुत ज़्यादा MVBI है, इसको MVBI बोल सकते हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करते चलो आप लोग, प्लीज़ कॉपी में नोट इसको कर लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे, तो इसीलिए आप जाकर के कॉपी में नोट जरूर कर लें। अब आइए 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल। ये 36 नंबर टॉपिक में यह आता है कि 2 समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल, ये बहुत बार पूछे जाते हैं जो आपका ये है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन जो 1 बार आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन है 2 बार आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो 3 बार आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो 4 बार, सभी आपका टॉपिक को हम ले लिए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक और बुक को सभी को देखते हुए हमें बना रहे हैं आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाला। और आपका 38 नंबर के चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी क्या होता है, चल कुंडली धारामापी किसे कहते हैं, इसके ज़्यादा परिभाषा इसका आता है, इसका भी ज़्यादा परिभाषा ही पूछा जाता है। तो अब आगे आइए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी बहुत बार पूछे जाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 39वां टॉपिक है, इसको भी आपको कवर कर लेना है अच्छे तरीके से। और 40 नंबर के प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय, तीनों होता है अधिकांशतः। इसमें क्या होता है, अंतर पूछ देता है, इसमें अंतर बताइए। इसमें अंतर बताना होता है कि प्रतिचुंबकीय गुण लिखे, या फिर बहुत बार ऐसा भी प्रश्न आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण लिखे, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण लिखे तथा लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण लिखे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ टॉपिक हम लिखे हुए हैं इसीलिए कि हर तरह से इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर सकें। तो अब आइए आगे बढ़िए कि 41 नंबर जो टॉपिक है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, ये तो समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से प्यार ही हो गया है, हमेशा ये पूछ लिया जाता है, हमेशा से 1 बार 2 बार 3 4 बार पूछ लिया गया। आप क्वेश्चन बैंक में इसको देख सकते हैं कि कितना बार आया हुआ है, इसको आपको प्रूफ के लिए क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं। और ये देखिए 42 नंबर के फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ हो या बाएं हाथ हो, पूछेगा तो पूछेगा, इतना आपको गारंटी है, दाएं हाथ का पूछ सकता है या फिर बाएं हाथ का पूछ सकता है। लेकिन नियम है, अगर आपके एग्जाम में 2 नियम न आया हो तो आपको वो एग्जाम में कैसा, हमेशा 1-2 नियम तो पूछ लिए जाते हैं। और 43 नंबर टॉपिक है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरक गुणांक। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरक गुणांक। और एक और क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आपका होता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम बताते हुए चल रहे हैं, हर तरह के सवाल आपको बनाएंगे रहेंगे। और ये देखिए आगे देखिए कि 44 नंबर टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के में संबंध। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान में संबंध क्या है, संबंध जो आपका फॉर्मूला होता है वही आपसे लिखा जाता है। और ये 45 नंबर के एलआर परिपथ था एलसीआर परिपथ है, इसमें ज़्यादातर अंतर पूछा जाता है या फिर पूछता है कि इसमें कैसे आपको इसमें परिभाषा बताइए कि एलआर परिपथ क्या है और एलसीआर परिपथ क्या है, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप एक बार जरूर इसको तैयारी कर लेंगे, ये भी पूछा जाता है। देखिए पूरा 100 लाइव है आपका, समझ लीजिए अब ज़्यादा भी नहीं है आपका, कम ही, आपको इतना ही पढ़ना होगा, इसके अंतर्गत तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, आगे बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपका इतना ही आपका क्वेश्चन रहेगा कि एग्जाम में। और चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व कार्यविधि को लिखना। देखिए ये 5 नंबर में आता है, ये जो है आपका ट्रांसफार्मर वाला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर में आता है, कभी कभार 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। और ट्रांसफार्मर वाला इसके लिए आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी हम जल्द ही पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में पूरे आपको एक डिटेल से वीडियो लाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताएंगे, कार्यविधि, रचना, पूरे पिक्चर के साथ आपको समझाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ लीजिएगा। और आपका 47 नंबर जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो भी आपका सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, ये अधिकांशतः 5 नंबर में आते हैं। और रचना व कार्यविधि, ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। और ये 48 नंबर टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। और प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, ये भी आते हैं। और 50 नंबर दर्पण का सूत्र, ये आपको
10th में अधिकांश बार इसको आप पढ़े होंगे, सभी स्टूडेंट 10th में पढ़े होंगे कि दर्पण का सूत्र होता है वही आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसी वाला यही वाला आते हैं। और अब आइए अगले टॉपिक पर कि 51 नंबर है। 51 नंबर में क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जा रही है तो ऐसे मुड़ जा रही है, इसी के बारे में इसमें बताया जाता है। तो यह भी आपको अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेना है। अब देखिए कि अब क्या है अगला टॉपिक की क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो क्रांति कोण क्या होता है, क्रांति कोण का मान सघन माध्यम में कम होता है, विरल माध्यम में ज़्यादा होता है, यही सब इसको पढ़ना होता है। ज़्यादा नहीं इसका डिफिनेशन पढ़ लेना है, बाकी सबके छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और 53 नंबर जो है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए फॉर्मूला और सूत्र, लेंस का सूत्र हो, चाहे वे दर्पण का सूत्र हो, चाहे वे किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र, देखिए सूत्र हमेशा आते हैं, एक दो समझ लीजिए, एक जो सूत्र होगा वो फिक्स यह क्या आता है। और 54 नंबर है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर का सूत्र। ये भी हमेशा पूछ ले आते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी कभी कभार पूछ लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कभी कभार पूछा जाता है। और देखिए 55 नंबर जो टॉपिक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी। पतले संपर्क में रखे जो पतले लेंस होते हैं उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है। क्या करने के लिए? ज्ञात करने के लिए ये बोला जा सकता है। और अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 56 नंबर की लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिए न्यूटन का लॉ, न्यूटन का सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है? आप लोग न्यूटन का बहुत सारे लॉ पढ़े ही होंगे। और देखिए आपका 57 नंबर के प्रिज्म की पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। देखिए व्यंजक को है, आप चाहे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि व्यंजक सबके बस की बात नहीं होती निकालने के लिए। कोई टैलेंटेड स्टूडेंट ही होते हैं जो व्यंजक को एग्जाम में निकाल पाते हैं, वो भी सही। और देखिए 58 नंबर जो है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता, यानी कि जो प्रकाश जब वर्षा होती है तो आसमान का रंग कैसा होता है, या नीला हो जाता है, कैसा चमकता है, इंद्रधनुष कैसा होता है, यही सब आपको वर्ण विक्षेपण जो चैप्टर होता है इसमें पढ़ना होता है। और यही सब आपको क्वेश्चन में आते हैं, ये सब आते हैं, लेकिन ये सब आते हैं तभी हम आपको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसको रखे हुए हैं। और ये आपका 59 नंबर है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ये भी आता है एग्जाम में, आता ही है। और 60 नंबर है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख। खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ये भी आता है। तो अब बढ़िए अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है कि देखिए इसको परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, ये भी आता है कि परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। और 62 नंबर है तरंगाग्र और इसके प्रकार कि तरंगाग्र क्या होते हैं। आपका तरंगाग्र इसी प्रकार से लिखा जाता है, तरंगाग्र और इसके प्रकार, ये हमेशा आते हैं। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर इसको ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। तो अब आइए आपका 63 नंबर जो टॉपिक क्या है, 63 नंबर टॉपिक है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, ये भी आपको आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। और हो सकता है ऐसा भी जो इतना बता रहे हैं 2025 के लिए समझ लिया कि रामबाण साबित होने वाले हैं। ये सभी आपको प्रश्न लिख लीजिए, यहाँ पे बहुत जितने भी आएंगे ना, जितने समझ लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा इसी के आपका इर्द गिर्द का होगा, यानी इसके संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इसको आपको बहुत अभी समय है, इतना समय अभी बाकी है कि अभी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और 64 नंबर जो है, 64 नंबर जो आपका टॉपिक है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की भूमिका क्या होती है। यही सब आपके कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस का जो नियम होता है, इसका लॉ क्या होता है, ये भी आते हैं। और ये 65 नंबर जो है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की क्या भूमिका होती है। 100 बताने वाले हैं, तो इसलिए 100 टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। और एक बार लाइक करके शेयर कर देना, जल्दी से लाइक करके शेयर मारिए, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, लाइक करके शेयर मारिए। और न्यू स्टूडेंट जो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, न्यू स्टूडेंट जो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब आइए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अब अगले टॉपिक पर कि 66 नंबर की व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें क्या है। व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें। और आपका 67 नंबर क्या है, 67 नंबर के व्यतिकरण में परिमाणी तरंग का आयाम व तीव्रता। व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता। अब आते हैं 68 नंबर पर कि यंग के दृश्यशिल्प प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई। यंग के दृश्यशिल्प जो प्रयोग में यंग की चौड़ाई की होती है, चौड़ाई आपका ये चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। आपका इसका बोल देगा कि इसका सूत्र निकालिए, चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई दिया है 2x, मोटाई दिया है 3x, बस यही निकालना होता है। इसको निकालना आता है तो निकालिए, नहीं तो छोड़िए, इसको बाहर में जाइए। सब आपका जो जरूरी होता है अभिवर्तन, आप ऐसा थोड़ी आपको सूत्र ही निकालना होगा। आप चाहे तो इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, जो आता है अगर व्यंजक निकाला आता है, सूत्र निकालता है वह निकालिए, नहीं आता है डिफिनेशन लिखिए, आगे बढ़िए।
और आपका देखिए कितना नंबर है आपका 69 नंबर के विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार। विवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, इसका प्रकार लिखना है, इसका डिफिनेशन लिखना है, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं। और 70 नंबर है कि एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, इसको भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार कवर जरूर कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक पर क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अगला जो टॉपिक है कि प्रकाश का ध्रुवण यानी प्रकाश का पोलराइजेशन। ये बहुत बार पूछा गया है, लेकिन 2 से 3 बार पूछे गए हुए हैं, तो इसलिए ये समझ 2 से 3 बार पूछा गया है। अगर एक भी पूछा गया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो बात करें 2 से 3 बार पूछा गया है, प्रकाश का ध्रुवण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका अगला जो टॉपिक है, पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन। पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको, इसको भी आप MVBI समझ सकते हैं, MVBI। ये जो आपका 72 नंबर है इसको। और 73 नंबर है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, इसका कार्यफल लिखिए। और आपका MVBI है, क्या है आपका MVBI है। और आपका देखिए ये 74 नंबर की आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 3/5। इसे छोड़िए, इसको हटाइए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और इसका सूत्र जो होता है ये पूछा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 75 नंबर के डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक लिखिए। डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है, व्यंजक पूछा जाता है बार बार। अब आते हैं अगले, अब क्या आता है अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक में क्या है कि देखिए इसको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे ही जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन सिद्धांत। और ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां, कि रदरफोर्ड का कौन सा परमाणु मॉडल कब प्रकाशित हुआ, इसके मॉडल की कमियां क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, यही सब आपके क्वेश्चन आते हैं रदरफोर्ड से संबंधित। यानी जितने भी आपके जो फिजिक्स में वैज्ञानिक दिखेंगे, इसमें जो नियम होते हैं, न्यूटन दिखेंगे, आपको किरचॉफ दिखेंगे, ये सब नियम है, इसको एक अलग तरीके से इसको नोट करके आपको कॉपी में और इसको सबको क्लियर कर लेना है, क्योंकि यह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और होता है बोर का सिद्धांत, यानी बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन समस्थानिक, ये सब पूछे जाते हैं। और बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है इसको भी आपको कवर कर लेना है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझिए इसको MVBI से MVBI मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपका देखिए 79 नंबर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ, यानी जैसे लाइमन श्रेणी हो सकती है, ये सब जो है सबसे अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि बिहार बोर्ड को बहुत ज़्यादा इसको ऐसे लगाव होता है। ये क्वेश्चन अक्सर वो पूछ लेता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को लाइमन श्रेणी क्या है। और इसका एक होता है 80 नंबर के जो टॉपिक में लिखा हुआ है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक, ये होते हैं आपको। इसमें ज़्यादा परिभाषा ही पूछाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसका डिफिनेशन पता कर लेना है, डिफिनेशन इसको याद कर लेना है। और जितना हो सकना आपको समझने का प्रयास करना है, ऐसा नहीं रट लेना है, आप दिमाग लगा समझने का प्रयास करना, क्योंकि आपको एग्जाम में उसके आपका कारण अच्छे प्रकार से लिख सकेंगे। और ये देखिए आपका, देखिए कितना है आपका 81 नंबर जो टॉपिक क्या रहा है कि नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता। नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता कैसे बनाइएगा, अच्छे तरीके से बना दीजिएगा। नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषता, आपको ये भी आपका टॉपिक है, इसको आपका जो पूरा आपको क्लियर कर लेना है। और थोड़ा बहुत आगे जो भी नाभिक संबंधित बातें होंगी वो भी जान लेना है। और ये 82 नंबर जो टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको AMUG बोलता है। और आपका 83 नंबर के द्रव्यमान क्षति। और 84 नंबर है बंधन ऊर्जा। और 85 नंबर जो है नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय विखंडन, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या है, इसके बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़िए आगे आइए कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन कैसे करते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर, ये भी पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर भी पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है। और 87 नंबर में जो आता है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, सौर ऊर्जा क्या होता है और इसका स्रोत कहाँ से निकलता है, और सौर ऊर्जा क्या होता है। और 88 नंबर युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, ये भी बहुत ज़्यादा MVBI है, इसको भी आप अलग तरह से नोट कर लेंगे। और संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड, इसमें ज़्यादातर अंतर पूछाता है। क्या अंतर पूछाता है, संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड में क्या अंतर है। और ये आपका 90 नंबर के ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और कुचालक, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और कुचालक क्या है, ये भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी आप अलग से कवर कर लेंगे, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है क्या कर रहा है, देखिए P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि P टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ये P टाइप और N टाइप। और एक बार 93 नंबर जो टॉपिक है PN संधि डायोड या PN जंक्शन डायोड भी होता है। और 94 नंबर जो होता है अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर,
और 95 नंबर जो आपका टॉपिक है एवोलॉन्स वर्जन। देखिए सभी टॉपिक नोट कर चलिए, प्लीज़ आपको नोट कर ही लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले इससे आप ऐसा करते हैं। तो अब आइए, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 5 टॉपिक और है जिसको कवर करना है। 96 नंबर की पीएन संधि डायोड और अग्र अभिनत 3 और पीएन संधि डायोड और पश्च अभिनत 3 और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और संधि डायोड का परिपथ। हमने 100 टॉपिक बताए, पूरे फिजिक्स पूरे बुक आपको निचोड़ ला दिए हुए, लगभग आपको 25 मिनट में आपको सब समझ में आ गया। तो एक बार कॉपी नोट कर लेंगे और एक बार लाइक करके ज़बरदस्त तरीके से शेयर मारेंगे और नेक्स्ट नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।